तो अब जो हमें नेक्स्ट राइट समझनी है वो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखो इससे पहले हमने कौन-कौन सी राइट पढ़ी? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि हमने बहु 2 ब्रॉ राइट टू फ्रीडम जो ब्रॉड राइट थे उसमें हमने एक राइट पढ़ी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और उसके बाद हमने पढ़ा राइट ऑफ द एक्यूज़ पर्सन। ठीक है? अब हमें समझना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है यहाँ पे शोषण करना। किन लोगों का शोषण करा जा रहा है? देखो, मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। हमारी सोसाइटी में कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज है और डिप्राइव्ड है। मतलब कि वो आपका सोशली या इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल कर पाए, ठीक है? वो अंडर प्रिविलेज है, वो डिप्राइव्ड है, ठीक है? और जनरली इनसे ये जो सेक्शन है सोसाइटी का दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो जो इनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा वेल्थी लोग होते हैं, वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस में इनसे काम करवाते हैं, ठीक है? अब उनकी तो मजबूरी है, ठीक है? उनको पैसा कमाना है, अपना घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, तो उनको जो है कम पैसों में भी वो लोग जनरली काम कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कि फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है बेगर और फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। मतलब कि समझना है कि जो लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज या डिप्राइव सेक्शन जो होता है उनको जो है फोर्स करा जाता है काम करने के लिए, ठीक है, मजदूरी करने के लिए बिना किसी वेजेस के या फिर बहुत ज़्यादा कम वेज में उनसे काम कराया जाता है, ठीक है। ये पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था और हो सकता है आज भी कहीं न कहीं रूरल ऑल्दो लॉज़ इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं लेकिन कहीं न कहीं रूरल एरियाज़ में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो जो है फ़ोर्सफुली जो है काम करवाते थे और कम वेजेस में काम करवाते थे, ठीक है? तो ये एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है पर्सन का, ठीक है? देन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड यूजिंग देम एज़ स्लेव्स। मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप जो है जो इंसान हैं आप उनको मेनली जो चिल्ड्रन और वुमेन होती हैं आप उनको जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए आप उनको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है? राइट टू लाइफ और फ्रीडम का भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ठीक है? तो ये इसको जो है एक्सप्लॉइटेशन माना गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये दोनों ही एक्ट जो हैं इनको एक्सप्लॉइटेशन माना गया है ह्यूमन बीइंग का और ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिट कर रखी हैं और इनके लिए पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर ऐसा कहीं पे प्रैक्टिस होता है बेगर और फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है? फोर्स लेबर इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो फोर्स लेबर है मतलब जो आप जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे हो या कम वेजेस में आप मजदूरी करा रहे हो, ठीक है? ये मेनली आपका लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो थे जो रिच सेक्शन में आते सोसाइटी के वो आपका काम कराते थे लोगों से, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यूज़ इन द कंट्री नाउ बीइंग डिक्लेयर अ क्राइम दैट एंड इट इज़ पनिशेबल। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है? देखो जनरली ना कोई काम करता है अपना कर्ज चुकाने के लिए। जैसे कि मान लो अगर किसी के फादर ने किसी मनी मनी लेंडर या फिर लैंडलॉर्ड से कोई उधार लिया था, ठीक है? और बाद में ऐसा कहा गया कि भाई आपको फ़ोर्सफुली काम करना पड़ेगा या आपके बेटे को जो है हमारा काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है वो कर्ज़ा चुकाना है, आपने जो डेब्ट लिया है हमसे वो चुकाना है। ठीक है? तो उसी को हम कह रहे हैं बॉन्डेड लेबर। तो यही बोल रहे हैं कि बॉन्डेड लेबर अभी भी जो है कंट्री में कंटिन्यू होता है, लेकिन अगर कहीं कोई पकड़ा गया है ऐसा करते हुए तो वो जो है एक क्राइम है और उसको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी उसके लिए। ठीक है? जो नेक्स्ट हमें समझना है वो चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन है। कई बार क्या होता है बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा हज़ारियस जॉब्स में फैक्ट्रीज़ में लगा दिया जाता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन डेंजरस जॉब्स एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ एंड माइन्स, ठीक है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है आप डेंजरस जॉब्स में नहीं लगा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्राइम मानता है, एक्सप्लॉइटेशन मानता है, फैक्ट्रीज़ एंड माइन्स में आप उनको नहीं लगा सकते हो। चाइल्ड लेबर जो है वो इल्लीगल है, ठीक है? अ यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में अपनी मम्मी-पापा की हेल्प नहीं करवाओगे, वो चाइल्ड लेबर नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे बस क्या है कि आप जो है कौन से काम के लिए प्रोहिबिट करता है अगर आप उनको डेंजरस जॉब्स में लगा रहे हो, ठीक है? फैक्ट्रीज़ और माइन्स वगैरह में लगा रहे हो आप उनको, ठीक है? अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भई बच्चे जो हैं उनके लिए उनको जो है काम ना कराया जाए, उनकी एक फंडामेंटल राइट उनको दी गई वो है राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21 ए में ये कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन है हर बच्चे के पास जो 18 साल तक के बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है उन चिल्ड्रन की, ठीक है? तो इससे कि आपका उनका चाइल्ड लेबर भी प्रिवेंट होगा, ठीक है? ठीक है, तो एक बार इस वाली स्लाइड का रिकैप लेते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमने समझा कि जो बेगर
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर है, ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, ये आपका इलीगल एक्ट है, इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, आप इन राइट्स को क्लेम कर सकते हो अगर आपका इस बेसिस पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। देन हमने समझा चाइल्ड लेबर के बारे में कि जो चिल्ड्रन जो है वो बिलो 14 ईयर्स एज के हैं, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजारियस जॉब्स। फिर ध्यान रखना कि ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये कहीं न कहीं हर पर्सन की डिग्निटी को फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली जो डिप्राइव, अंडर प्रिविलेज या जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है? सो अब जो हमें नेक्स्ट राइट समझनी है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, इंडिया में जिस जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल को अलाउ है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, ठीक है? उसको प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है? उसके पास फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन को लेके, किसी भी रिलीजन को लेके अपना एक बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकता है, और साथ में उसके पास ये भी चॉइस है कि वो चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे, वो उसकी पर्सनल फ्रीडम है, और उसको कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हुए उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करा है। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले देखना कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। देखो, जनरली डेमोक्रेटिक कंट्री में वही है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो सिटीजन्स होते हैं कि हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करा जाएगा, हमारे पास चॉइस होगी कि हम कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सके, कोई सा भी फेथ जो है हम स्टैब्लिश कर सकें, बिलीफ सिस्टम स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरीवन टू एंजॉयज राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है हर किसी को कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे, ठीक है, अपनी चॉइस का। और अगर हम पुराने टाइम में देखें, हिस्टोरिक टाइम पे जो रूलर और एम्परर्स होते थे, दे नॉट अलाउ रेसिडेंट टू एंजॉय दिस राइट। ठीक है, जो जो रूलर्स होते थे पुराने टाइम में, प्रिंस हो गए, एम्परर या रूलर्स हो गए, वो अपने सिटीजन को जो है ये राइट नहीं देते थे कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे। उन्हें उनकी राइट को लिमिट करा जाता था, उनको एक स्पेसिफिक रिलीजन ही फॉलो करना होता था। ठीक है, तो ये हिस्टोरिक टाइम से ये चीज़ नहीं थी। अगर वो लोग रूलर ने जो रिलीजन फॉलो करने के लिए कहा है उसके अगेंस्ट गए, तो उनको या तो परसिक्यूट कर दिया जाता था, या फिर उन्हें फोर्सफुल कन्वर्जन देखना पड़ता था, उनका फोर्सफुली कन्वर्जन करवा दिया जाता था किसी स्पेसिफिक रिलीजन में। ठीक है, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, जब डेमोक्रेसी आई, तो उसके साथ फ्रीडम जो है रिलीजन का वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। हर किसी को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है एक ट्रू डेमोक्रेसी में दिया जाता है। ठीक है, तो अब राइट टू फ्रीडम में और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं आपकी बुक में। तो अब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही हमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है, वो है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इसका फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप का मतलब क्या होता है? सेम चीज़ है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, अ, कोई सा भी रिलीजन चूज करो, फॉलो करो, और उसके बाद उसको पीसफुली प्रैक्टिस करो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, इस सब हेडिंग का मतलब ये है। देखो, इंडिया में एवरीवन फ्री टू चूज रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। ठीक है, वही चीज़ सेम बताई है कि हाँ, इंडिया में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे हर किसी के पास फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन चूज करे, उस रिलीजन को प्रैक्टिस करे। ठीक है, पीसफुली प्रैक्टिस करे। हमें देखना है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो हमें पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के पास ये फ्रीडम है कि वो चूज कर सकता है कोई रिलीजन, या फिर उसके पास ये भी फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन चूज ना करे। ये मीनिंग होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का, मतलब दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज एनी रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मतलब कि हमारी कंट्री में हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है, ये फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करे। साथ में उसके पास ये भी राइट है कि वो उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है। मतलब कि मतलब कि जो रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो, आप उसको फॉलो करते हुए पीसफुली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और उसके बारे में जो मैसेज है वो भी आप पीसफुली स्प्रेड कर सकते हो अपने रिलीजन के बारे में। ठीक है, वही चीज़ ये कह रहा है, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड फॉलो, फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। नेक्स्ट चीज़ क्या है? सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब है कि इनमें भी लिमिटेशंस हैं।
ठीक है? सरकार जो है वो हो सकता है टाइम टू टाइम इन पे लिमिटेशंस लगा सकता है, ठीक है? जैसे कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, इस थर्ड पॉइंट का मतलब समझो कि गवर्नमेंट लिमिटेशंस क्यों लगाता है कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर। देखो, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो सोसाइटी को हार्म कर सकती है या वो वॉयलेंस प्रमोट कर रही है, हेट्रेड प्रमोट कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है उस रिलीजियस प्रैक्टिस को स्टॉप कर सकती है, ठीक है? वही बोल रहा है ये कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो एक अनलिमिटेड राइट नहीं है, इस पे भी लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सोशल एविल्स। देखो, थर्ड पॉइंट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए, मतलब रिफॉर्म्स लाने के लिए सोसाइटी में कुछ सोशल एविल्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखा गया है, से हम हिस्टोरिक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि सती प्रथा प्रैक्टिस होता था। मतलब कि बर्निंग ऑफ विडोज, जो जिनकी शादी के बाद जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जिस आग में हस्बैंड को जलाया जाता था उसी में वाइफ को भी जलाया जाता था, ठीक है? जिंदा वाइफ को जला दिया जाता था। तो वो सती प्रथा जो है वो आप देखोगे, क्योंकि वो एक रिलीजियस बिलीफ था, ठीक है? वहाँ पे लोग ऐसा मानते थे कि सती प्रथा करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक सोशल एविल मानते हुए इस प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर इंटरफेयर करा और उस प्रैक्टिस को बैन बैन करा, ठीक है? ये पहला एग्जांपल है कि कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करके सोशल एविल्स को हटा सकती है, ठीक है? पहला एग्जांपल समझ आया सती प्रथा का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बिगेमी। बिगेमी का मतलब होता है कि आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और बिना डाइवोर्स लिए हुए पहली वाइफ से आपने दोबारा शादी कर ली है किसी और से, ठीक है? तो ये एक पनिशेबल क्राइम है अब इंडिया में। ऑल्दो बहुत सारे लॉज हैं, बहुत ज़्यादा सारे रिलीजियस लॉज हैं जहाँ पे ये अलाउ करा जाता है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ जो है ये आपकी पनिशेबल क्राइम है। अगर बिना डाइवोर्स लिए आपने दूसरी शादी करी है किसी और से, तो वो आपको फाइन भरना पड़ सकता है और आई थिंक 7 टू 10 इयर्स की आपको जेल भी होती है, ठीक है? तो ये भी आप देखोगे कि एक रिलीजियस बिलीफ था जिसको इंटरफेयर करके सोशल एविल को गवर्नमेंट ने रिमूव करा। उसके बाद है ह्यूमन सैक्रिफाइस। आप देखोगे बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ हैं जो कि ये मानते हैं कि बलि देनी चाहिए, ठीक है? तो उस चीज़ को भी जो है इंडिया में बैन कर रखा है, इस प्रैक्टिस को भी। हो सकता है जैसे तांत्रिक विद्या वगैरह में ये सब होता है ना, ह्यूमन सैक्रिफाइस देना, तो उन वो भी एक तरीके का रिलीजियस अपना बिलीफ चलाते थे लोग, ठीक है? लेकिन उसको भी उस सोशल लेवल को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप इन करा और उसको रिमूव करा, ठीक है? अब हम सबसे रीसेंट एग्जांपल दो जो देखें कि गवर्नमेंट ने जो है सोशल लेवल को हटाते हुए जिस प्रैक्टिस को बैन करा था, वो थी कि जो अभी रिमूव करा गया है ट्रिपल तलाक का जो केस हुआ था। आप देखोगे 2017 में ट्रिपल तलाक, जैसे कि जो जब मुस्लिम मैन जो है वो 3 बार तलाक बोल देता है, तो इमीडिएटली जो मैरिज है वो वहीं पे एंड हो जाती है। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए क्या हुआ था, सबसे पहले आप देखो कि जो ट्रिपल तलाक है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में और 2019 में एक लॉ लाया गया था जिसके थ्रू इसको एक पनिशेबल क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया, ठीक है? ये स्टेप बेसिकली लेके आया गया ताकि जो जस्टिस और डिग्निटी है मुस्लिम वुमेन की, वो इंश्योर करा जाए। तो ये हमने कुछ एग्जांपल समझे जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके कुछ सोशल एविल्स को हटाया रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बैन करते हुए, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जो कि है राइट टू प्रोपोगेट करना रिलीजन को। वहाँ पे कैसे कंट्रोवर्सीज रिसेंट ईयर्स में देखने को मिली हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ पार्ट है ऐसा जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मैटर बना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी करा है कि एक पर्सन जो है अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए उस रिलीजन की मैसेजेस को पीसफुली स्प्रेड कर सकता है, और दिस इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट वन रिलीजन टू अनदर। परसुएट करने का मतलब होता है, देखो इसका मतलब वापस समझो। देखो, इसमें मतलब है कि आपको, आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, आपको अगर उसके बारे में मैसेज स्प्रेड करना है तो आप पीसफुली स्प्रेड करो, और साथ में अगर आपको, आप चाहते हो कि आपके रिलीजन को भी और लोग फॉलो करें, तो आपको उनको राज़ी करवाना है कि परसुएट करने का मतलब होता है कि आपको उनको राज़ी करवाना पड़ेगा, आपको उनका अग्रीमेंट चाहिए होगा, उनका रिलीजन अगर उन्हें अपना रिलीजन चेंज करना है तो, ठीक है? आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है? इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। वही परसुएड इसमें इंक्लूड होता है कि आपको परसुएड करना है कि लोग जो है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है?
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुल कन्वर्जन कैसे कराते हैं, या तो इंटिमिडेशन के थ्रू। इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि आप डरा के उनको फोर्सफुल कन्वर्ट करवा रहे हो किसी और रिलीजन में, ठीक है। थ्रेटन थ्रेटन करके आप उनको किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करवा रहे हो। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इनकरेज करके। इनकरेज करके मतलब आप उनको पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप उनको बोल रहे हो कि हम आपको जॉब्स ऑफर कर देंगे, ठीक है, हम कहीं पे एम्प्लॉयमेंट जॉब लगवा देंगे आपकी। तो इंड्यूसमेंट और इंटिमिडेशन, ये दोनों वर्ड याद रखना। आप अपने आंसर्स में भी लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा कि आपने प्रॉब्लम को अच्छे से दिखाया है कि जो रिलीजन में जो बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, जिसमें कि फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जाता है इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट के थ्रू, ठीक है, थ्रेटन करके, डरा के, या फिर पैसे वैसे दे के बोलते हैं कि यार हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे उसके थ्रू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अलाउ फोर्सेबल कन्वर्जन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता फोर्सफुल कन्वर्जन को, ठीक है। इट ओनली गिव अस राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट, मतलब कि ये बस हमें अलाउ करता है कि हम अपने रिलीजन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पीसफुली स्प्रेड करें, और जो चाहते हैं वो इस रिलीजन को फॉलो करें, नहीं तो फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझा फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप के बारे में, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है। अब हमें देखना है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब ये आपका सब टॉपिक ही है जो हम समझ रहे थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। उसमें हमने एक पढ़ा फेथ एंड वर्शिप की फ्रीडम, और एक अब हम पढ़ रहे हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल समझाना चाहती हूँ, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और जो रिलीजियस अफेयर्स हैं और गवर्नमेंट जो अफेयर्स हैं या पब्लिक अफेयर्स हैं वो दोनों सेपरेट रहें, ठीक है। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशंस में इंटरफेयर ना करे, वैसे ही गवर्नमेंट भी जो है इंटरफेयर ना करे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ऑल्दो वो हमने पहली स्लाइड में समझा था कि कुछ सोशल लेवल्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल ये कहता है। और एक और पॉइंट ध्यान रखो सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल में, कि कोई भी स्टेट, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री के किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे, ठीक है। किसी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन ना होना वाकई सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो अब हमें सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझते हैं इस इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन में। सबसे पहले ध्यान रखो कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है दैट इज होम टू सेवरल रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दे डिफरेंट रिलीजन्स को, ठीक है। किसी भी एक रिलीजन को प्राइमरी या सुपीरियर बता के उसको फेवर ना करे। अगर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं तो हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करा जाए। और ध्यान रखना कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। देखो, इंडिया होम टू सेवरल रिलीजन, हमने समझा कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। Therefore, it is necessary for government that it must extend equal treatment to different religions, मतलब कि इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इसीलिए ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है कि वो इक्वल ट्रीटमेंट दे डिफरेंट रिलीजन्स को, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हो या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो अगर आप ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया हर रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, इक्वल फ्रीडम देता है, ठीक है। उन सबको इक्वल राइट्स देता है, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इंडिया में ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश करा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू। इंस्टीट्यूट रन बाय स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन or give religious education, nor will they favor person of any religion। देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो भी इंस्टीट्यूट स्टेट के द्वारा रन करे जा रहे हैं, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा रन करे गए इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में कोई कुछ नहीं बताया जाएगा, कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बारे में कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो चला रहे हैं, हम कह सकते हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उनके पास तो राइट होता है अपने रिलीजन को अपने अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को देने का, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो रिलीजियस एजुकेशन दें और एक पर्सन को फेवर करें क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट समझ आ गए। तो इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू सस्टेन एंड नरिश द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, किसी भी तरीके से पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे। इसीलिए ये वाला प्रोविजन जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट समझे कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जो स्टेट के द्वारा इंस्टीट्यूट रन कराए जा रहे हैं वो किसी भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड ना करें, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर ना करे इस बेसिस पे कि क्योंकि ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये वाला जो प्रोविजंस हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को नरिश करते हैं, ठीक है, सस्टेन करते हैं, लंबे समय तक बनाए रखते हैं हमारी इंडिया में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ से समझ आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जिसमें हमने पढ़ा इक्वालिटी, जिसमें हमने पढ़ा फेथ एंड वर्शिप के बारे में, और पढ़ा इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के बारे में। ठीक है, एक बार आप जैसे जैसे मैं सब टॉपिक्स कवर करते जा रही हूँ उसको अपनी बुक से भी देखते रहिएगा। ऑल्दो ये आपके नोट्स इनफ हैं, क्योंकि ये मैंने आपके जो क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ के नोट्स फ्लो चार्ट में पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करे हैं, ताकि आपको ये ईजी रहे पढ़ने में और एग्जाम्स में भी आप इसी फॉर्म में आंसर्स लिख पाओ। ठीक है, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि पॉलिटिकल साइंस जो भी कर रहा है, ठीक है, जो भी 11th क्लास में है, आप प्रेफर करना कि आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो। जब भी आप क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, उसमें आप जब आंसर्स के पहले पेज पे ही ऑल हम इस पे देखेंगे, मैं इस पे आपको बताऊंगी कि आपको फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, ये भी मैं सिखाऊंगी हर टॉपिक वाइज। अभी उसमें टाइम है, जब एग्जाम्स आएंगे हम तभी समझेंगे कि क्योंकि जब आप फर्स्ट पेज पे ही पूरा फ्लो चार्ट बना के रेडी कर देते हो तो टीचर को समझ आ जाता है कि बच्चे ने आगे क्या लिखा होगा पेजेस में। ठीक है, टीचर्स को बहुत सारी शीट्स को पढ़ना होता है, ठीक है, चेक करना होता है। टीचर्स के लिए ईजी हो आपके आंसर्स को पढ़ना, आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखा करो। ठीक है, ये जो मैंने पीपीटी के थ्रू आपको फ्लो चार्ट बनाए हैं आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और टीचर को भी अच्छे से समझ आएगा, पेपर भी नीट एंड क्लीन होगा। तो पहले स्टार्ट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, और फर्स्ट पेज जो है हर आंसर का उसमें पूरा फ्लो चार्ट ही आप बना दो कि अच्छा ये पॉइंट्स लिखने हैं मुझे, इस आंसर में ये कंटेंट है। ठीक है, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो अब आप जैसे जैसे सब टॉपिक कवर होते जा रहे हैं आप उसको रीड करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है।